नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मी विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग जिले में निकाय चुनाव के ऐलान होने के बाद क्षेत्र में राजनीति गर्मा गई है। वहीं 1 दिसंबर को चुनाव प्रत्याशियों की होगी घोषणा। आगामी दिनों में दुर्ग जिले में होने वाले 4 नगरीय चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर भाजपा द्वारा टिकट को लेकर की गई गुप्त बैठक। मध्य प्रदेश के मंत्री राजपूतानियों के खिलाफ दिया विवादित बयान। राजपूत करनी सेना ने मध्य प्रदेश के मंत्री का पुतला दहन कर जताया अपना आक्रोश। केंद्र सरकार के खिलाफ दुर्ग में कांग्रेसियों ने जन जागरण अभियान रैली के अंतिम दिन पुलगांव में बैलगाड़ी पर बाइक रखकर निकाली पदयात्रा। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग में निकाय चुनाव के ऐलान के बाद राजनीति गर्मा गई है। बहुत कम समय में चुनाव की सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, क्योंकि 3 दिसंबर को नामांकन की अंतिम तारीख है। दुर्ग जिले के भिलाई नगर निगम, रिसाली नगर निगम, चरोदा नगर निगम और जामुल नगर पालिका परिषद के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें 7 लाख से ज्यादा मतदाता 171 वार्डों के पार्षद चुनेंगे। जिले में 737 बूथ बनाए गए हैं, जो यह तय करेंगे कि आने वाले समय में इन शहरों में किसकी सरकार होगी। इस मुद्दे को लेकर प्रत्याशी चयन के लिए राजनीतिक दलों ने भी उठापटक शुरू कर दी है। वार्डों से एक बढ़कर दावेदार उभर कर सामने आ रहे हैं। ऐसे में पार्टी के नेताओं के सामने चिंता भी है और धैर्य की परीक्षा भी। पर्यवेक्षकों के सामने यह समस्या है कि किसे टिकट दें और किसे नहीं। प्रदेश सरकार कमेटी द्वारा नियुक्त किए गए प्रभारी और पर्यवेक्षक जल्द ही चारों निकाय क्षेत्रों में पार्टी के आला नेताओं की बैठक के बाद निकाय चुनाव के प्रत्याशियों की फाइल सूची तैयार करेंगे। आपको बता दें, सूबे में कांग्रेस की सरकार बनने के 3 साल बाद होने वाले इस निकाय चुनाव को दुर्ग जिले में 4 विधानसभा क्षेत्रों का ट्रायल भी माना जा रहा है, क्योंकि 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। लगातार निकाय चुनाव में जीत दर्ज कर रही कांग्रेस के लिए दुर्ग जिले में भी जीत दर्ज करना बड़ा चैलेंज है कि वही 3 सालों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कराए गए विकास कार्यों पर जनता को विश्वास में लेकर चारों निकायों में कांग्रेस की सरकार बनाए। पिछले चुनाव में भिलाई नगर निगम में पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस के निर्मला यादव, पूर्व महापौर देवेंद्र यादव की शहरी सरकार थी, तो वहीं चरोदा में बीजेपी ने कब्जा जमाया था। वहां की महापौर चंद्रकांता मांडले को बनाया गया। जामुल नगर पालिका परिषद में कांग्रेस की सरोजनी चंद्राकर ने बाजी मारी थी, तो वहीं रिसाली नवनिर्मित नगर निगम होने से पहली बार वहां चुनाव होंगे। वहीं कांग्रेस 3 साल में सरकार द्वारा किए गए विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही भाजपा भी सड़क, पानी, बिजली, संपत्ति कर, सफाई जैसे स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। बड़ी पार्टी ये स्वाभाविक है। टिकट मिलेगा, 4 मांगेंगे, 1 को मिलेगा, 3 को नहीं मिलेगा, तो असंतोष तो होता है, लेकिन वो आपस एक परिवार है और समझाइश दी जा सकती है। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, मुद्दे तो 3 साल में जो सरकार ने काम किया है, भूपेश बघेल जी की सरकार ने इतना कुछ किया है कि हम खाली हाथ नहीं हैं। एक और जहां दावेदारी मंत्रियों और नेताओं के बंगलों में अपना बायोडाटा लेकर पहुंच रहे हैं, वहीं अपनी जीत सुनिश्चित होने का दावा कर रहे हैं। प्रत्याशी चयन के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रभारी व पर्यवेक्षक व दलों के नेता दुर्ग जिले में दावेदारों से आवेदन लेकर 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। दुर्ग के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर, पर्यवेक्षक गिरीश देवांगन ने भी रिसाली, भिलाई, चरोदा नगर निगम के दावेदारों के आवेदन लिए हैं। अब सभी वार्डों के दावेदारों के नामों पर पैनल तैयार कर लिया गया है। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा मात्र 3 साल के हमारी सरकार के कार्यकाल में जितने भी विभिन्न प्रकार के जो विकास कार्य हुए हैं वह लेके जनता के बीच में जाएंगे और निरंतर, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले कहा कि जनता के मांग के अनुरूप नगर निगम का, नगर पालिका का विकास निरंतर होते जा रहा है, वह भी हमारी बातें रहेंगी। साथ ही साथ पिछले बार की बात अलग थी, इस बार तो पार्षदों के बीच से ही महापौर भी चुन के आना है।
पर्यवेक्षकों के सामने अब यह परीक्षा की घड़ी है। वार्डों में चुनाव के लिए अभ्यर्थियों की लंबी चौड़ी सूची बनाई गई है। हर वार्ड के पीछे 5-5 उम्मीदवारों के नामों का पैनल बनाया गया है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी और स्थानीय नेताओं से बातचीत करने के बाद ही उम्मीदवारों को टिकट दी जाएगी। भाजपा भी अपनी जोर आजमाइश में लगी है। भाजपा के राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे को भिलाई निगम का चुनावी प्रभारी बनाया गया है। सांसद संतोष पांडे ने भी भिलाई में डेरा डालकर प्रत्याशी चयन में पसीना बहा रहे हैं। संसद ने भी केंद्र सरकार के योजनाओं को रोकने का आरोप राज्य सरकार पर लगाते हुए कहा कि 3 साल में सिर्फ पूर्व सरकार के कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया गया है। केंद्र की योजनाएं भी राज्य में दम तोड़ रही हैं। 3 साल में जनता को समझ आ गया है कि कांग्रेस केवल वादा करने वाली सरकार है। क्या तैयारी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को ले जाएंगे या जिस तरह से ट्रैफिक चल रही है? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठनात्मक ढांचा है, हमारी अपनी बूथ कमेटियां हैं, हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक। प्रदेश संगठन सभी नगर पंचायत, पालिका और निगम के लिए बहुत अच्छी रणनीति बनाई है। आने वाले समय में हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें भी आप देखेंगे। और अपने कर्मों पे, फिर मैं कह रहा हूँ, ये अपने कर्मों पे ये सरकार जाने वाली है। ये मैंने किया, ये मेरा किया हुआ है। इनके पास एक भी काम बताने लायक नहीं है। जितने भी काम है सब पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार के काम है। आज क्या है, आज नगर में संपत्ति कर में वृद्धि, संपत्ति कर के विषय में इन्होंने कितने वायदे किए थे और उसको हुए 6, 7, 8, 10 महीने हो गया होगा। साली जीतने की पूरी तैयारी है। मतलब जीतने की तैयारी तो है और हम जो परिस्थितियां हैं उससे लगता है कि हम 40 में 40 सीट जीतने के लिए प्रयासरत हैं और हमें उम्मीद है कि हम अधिकांश सीट जीतेंगे। भिलाई नगर निगम के 70 वार्ड में अब तक कांग्रेस से 435 और भाजपा के 360 प्रत्याशियों ने अपना आवेदन प्रभारियों को सौंपा है। भिलाई चरोदा नगर निगम के 40 वार्ड के लिए कांग्रेस से 158 और भाजपा के 170 लोगों ने अपना बायोडाटा दिया है। रिसाली नगर निगम के 40 वार्ड के लिए कांग्रेस के 228, भाजपा के 200 लोगों ने अपना आवेदन दिया है और जामुल नगर पालिका परिषद के 20 वार्ड में कांग्रेस ने 80 लोगों ने अपना आवेदन दिया है। सत्ताधारी कांग्रेस इन क्षेत्रों में अपनी शहरी सरकारी बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। जिताऊ उम्मीदवारों की टिकट फाइनल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब 23 दिसंबर को ही पता चल पाएगा कि किन निकायों में किसकी शहर सरकार बनती है। और मोला उम्मीद है, मतलब मोर ससुर जी वार्ड क्रमांक 1 में काम करा है, ओखर से मोला उम्मीद है कि मोला भी यहाँ टिकट मिल जाही और टिकट मिली तो मैं वार्ड क्रमांक 1 के विकास के काम ला और आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ। अभी वहाँ से कौन है? टिकट तो ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जो लोग पसंद करें और जीत जाए। क्या है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि अपने लोग को टिकट मिलता है तो उससे नुकसान ज़्यादा होता है। तो लोग को देखे, सपोर्ट जिसका कर रहे हैं उसको टिकट मिले तो ज़्यादा फायदा है। आप भी टिकट मांगने के लिए आए हैं, कितने साल से पार्टी की सेवा की है आपने? मैं तो 25 साल से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। सीएम साहब के करीब हूँ और पिछले पाटन में 15 साल मैं काम किया हूँ। अभी 15 साल मुझे भिलाई 3 चरोदा में हो रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में होने वाले 4 नगरीय चुनाव को लेकर टिकट पर मंथन की एक गुप्त बैठक दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें पार्टी और संगठन से जुड़े हुए लोग मौजूद रहे। जहां पर सांसद विजय बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, किरण देव, लाभचंद बाफना, रमशीला साहू, जागेश्वर साहू, संतोष पांडे व संगठन से जुड़े हुए अन्य लोग भी मौजूद हैं। बैठक में भिलाई, रिसाली, जामुल, चरोदा में होने वाले पार्षद पद के इच्छुक टिकट के दावेदार के नामों पर चर्चा की। वहीं बैठक को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक व किरण देव ने प्रमुख जानकारियां दी। नगर निगम चुनाव को लेकर के आज जिला चयन समिति की बैठक हो रही है। रिसाली की बैठक अभी समाप्त हुई है और उस बैठक में जो भी आवेदन पत्र दिए गए हैं सब पर विचार हुआ है। उसके बाद में पैनल बनाया गया है और सर्वसम्मति से पैनल बना करके संभागीय चयन समिति को सौंपा जाएगा और संभागीय चयन समिति के द्वारा नामों की घोषणा की जाएगी।
आज इसी को लेकर के दुर्ग भाजपा कार्यालय में ये बैठक संपन्न हुई। रिसाली नगर निगम चुनाव के दृष्टिकोण से आज हमारे प्रमुख जनों का और वरिष्ठ नेताओं के साथ जो इस चुनाव में जाने वाले उम्मीदवार होंगे उनके नामों पर बैठकर चर्चा विचार विमर्श किया गया है। और क्योंकि नगर निगम का है इसलिए उस पर विचार करके आगे और इस पर समाज स्तरीय बैठक भी होगी और उस पर भी फिर आगे की कार्रवाई होगी। अभी तक तो यहीं पे है प्रक्रिया में। और उसके बाद इस ज़िले के अंतर्गत आने वाले सभी नगर निगम में जो चुनाव हैं और जामुल का जो चुनाव है उसको लेकर भी इसी तरीके के क्रम में बैठकें हो रही है। सभी पदाधिकारी लोग समन्वय रूप से एक साथ बैठकर और प्रतिबद्धता के साथ और निर्णय और नतीजे पर पहुंच के कि भारतीय जनता पार्टी सभी इस जिले के नगरीय निकाय चुनाव को जीतने की दृष्टि से और हमारे सही योग्य सक्षम उम्मीदवार और उनको घोषित किया जाए और सभी के साथ समन्वय और विश्वास के साथ और इस नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाएगी, उसकी तैयारी लगातार और निरंतर जारी है। दुर्ग के गांधी चौक पर राजपूत करनी सेना ने मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री का पुतला दहन किया और वहीं मंत्री के द्वारा राजपूतानियों के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर अपना आक्रोश जताया। दुर्ग में राजपूत करनी सेना ने मध्य प्रदेश के मंत्री बिसाहू लाल साहू के द्वारा राजपूतानियों को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया और पुतला दहन कर उनके बयान पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस मौके पर राजपूत करनी सेना की प्रदेश उपाध्यक्ष करुणा सिंह परिहार व अभिषेक सिंह ने मध्य प्रदेश के मंत्री बिसाहू लाल साहू की घोर निंदा करते हुए कहा कि भारत में राजपूतानियां अपने शौर्य और पराक्रम के लिए पूजी जाती हैं। ऐसे में बिसाहू लाल साहू ने राजपूतानियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर न सिर्फ राजपूतानियों का अपमान किया है बल्कि देश की समस्त नारी शक्ति का अपमान किया है। उन्होंने कहा इसके लिए मध्य प्रदेश के मंत्री को बिसाहू लाल साहू से इस्तीफा लेना चाहिए और उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। महिलाओं का सम्मान, नारी शक्ति का सम्मान हमारे देश की परंपरा रही है और ये भी तय है कि जहाँ जहाँ नारियों का अपमान हुआ है ऐसे किसी भी समाज को रसातल में जाते हुए टाइम नहीं लगा। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वैसे घटिया व्यक्ति को मंत्री का पद देंगे जिनको न बोलने की समझ है न नारियों के सम्मान की चिंता है। मंत्री का बोल है कि वो राजपूतानियों को घर से निकालेंगे काम करने के लिए। आज मैं आपके सामने और सभी के नारियों की तरफ से ये साफ साफ कह देना चाहती हूँ कि नारियाँ निकलेंगी, जरूरत पड़ेगी तो क्यों नहीं काम के लिए निकलेंगी और जब हमारी ज़रूरत होगी तब हम निकलेंगे, जब हमारी इच्छा होगी तब हम निकलेंगे। हम बिसाहू लाल जैसे घटिया छाप मंत्री के बोलने से नहीं निकलेंगे। उनको इतनी अकल नहीं है कि राजपूतानियाँ जौहर और साका की परंपरा का पालन करने वाली है। ऐसी नारियों का अपमान करके उन्होंने अपने रास्ते में कांटे बो दिए हैं और जिस पर चलकर वो विकास की राह पर तो नहीं चल पाएंगे, न वो अपना खुद का विकास कर पाएंगे न ऐसी सरकार का विकास कर पाएंगे। इसलिए तुरंत से तुरंत अगर शिवराज सिंह जी चौहान से तो यही उम्मीद करते हैं हम लोग कि ऐसे मंत्री को तुरंत उनके पद से बर्खास्त करें और मंत्री को अपनी भाषा भी सुधारने की ज़रूरत है और खुद को भी सुधारने की ज़रूरत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिसाहू लाल मंत्री जो एमपी गवर्नमेंट में है उन्होंने छत्रानियों को लेकर के एक बहुत ही अशोभनीय शब्द का प्रयोग किया है कि उनको घर से निकालो और बाहर निकालकर धान कटवाओ। जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्रानिये इसलिए वो छत्रानी हैं क्योंकि उन्होंने बलिदान दिया है, उन्होंने त्याग दिया है। अगर साहस का नाम दूसरा कोई नाम है तो वो है ठाकुर, वो है छत्रानी। हिंदुत्व अगर जिंदा है किसी के कंधे पे तो आज भी जिंदा है इन छत्रानियों और इन ठाकुरों की वजह से। लेकिन समाज में कुछ पल रहे असामाजिक तत्व आज तक इस चीज़ों को नहीं समझ सके हैं। इसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन छेड़ रखा है। जैसा कि पता है कि पिछले 3 दिनों से एमपी में सरकार का जीना हराम कर चुकी है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना और आने वाले दिनों में 22 प्रदेशों में प्रदर्शन करेगी। अगर इनके एमपी नहीं सुधरते हैं और आने वाले दिन में
चाहे किसी भी समाज से महिला हो, अगर इस तरह का स्टेटमेंट या उनके लिए कोई भी अशोभनीय शब्द का प्रयोग किया गया तो हर समय श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सड़क पर आकर इसकी लड़ाई लड़ेगी। फिलहाल करनी सेना ने कहा कि अगर मंत्री बिसाहू लाल साहू का इस्तीफा नहीं लिया जाता तो राजपूत करनी सेना देश भर में आंदोलन कर अपनी आवाज बुलंद करेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग में कांग्रेसियों ने जन जागरण अभियान के अंतिम दिन पुलगांव में बैलगाड़ी पर अपनी बाइक रखकर पदयात्रा निकाली। बढ़ती महंगाई को लेकर दुर्ग में मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के अंतिम दिन पुलगांव क्षेत्र में पदयात्रा निकाली गई, जहां कांग्रेसियों ने पर्चे बांटकर बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया और बैलगाड़ी पर बाइक को रखकर पेट्रोल व डीजल की बढ़ी कीमतों के बाद आम जनता के बिगड़ते बजट को लेकर जंगी प्रदर्शन किया। इस दौरान मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा पुलगांव क्षेत्र में नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया गया, जिसे मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गया पटेल, पूर्व महापौर RN वर्मा ने संबोधित किया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता देवेश मिश्रा ने कहा कि पुलगांव क्षेत्र में निकाली गई पदयात्रा में आम जनता ने स्वस्फूर्त शामिल होकर यह साफ कर दिया है कि केंद्र की मोदी सरकार के अच्छे दिन के वादे किस तरह के हैं और उन्होंने कांग्रेस के आंदोलन को समर्थन देकर साफ कर दिया कि वे आगामी चुनाव में भाजपा की वादा खिलाफी पर अपना मुंह तोड़ पाप जवाब देंगे। जन जागरण अभियान के अंतिम दिन कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के उल्लेखनीय कार्यों से भी आम जनता को अवगत कराया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हम लोग पूरे देश में कांग्रेस जन और पूरे छत्तीसगढ़ में महंगाई के खिलाफ जन जागरण पदयात्रा निकाल रहे हैं। इसी तारतम्य में मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग द्वारा वार्ड 55 पुलगांव में महंगाई के खिलाफ जन जागरण पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार बेलगाम हो चुकी है, महंगाई चरम सीमा पे है, आम जनता महंगाई से त्रस्त है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमत इस कदर बढ़ा दी गई है कि आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है। रसोई गैस की कीमत से महिलाओं के घर का बजट बिगड़ गया है। महंगाई से खाद्य सामग्रियों की कीमत बढ़ गई है। गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय व्यक्ति सबसे ज़्यादा परेशान है। आज देश की कल्याणकारी योजनाओं को किनारे करके पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है। बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। नोटबंदी और GST की मार देश झेल रहा है। ऊपर से ये कमर तोड़ महंगाई से जीना दुभर हो गया। आम जनता परेशान है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास के लिए जो कार्य योजना लाई है और जो काम कर रहे हैं वह देश के लिए एक अग्रणी सोच है। फिलहाल पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर कांग्रेसियों द्वारा लगातार आंदोलन जारी है और आगामी दिनों में भी इस तरह का आंदोलन जारी रखने की बात कांग्रेसियों द्वारा कही गई। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish.
This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ मितानिन यूनियन जागरूक नागरिक मंच के तत्वाधान में पाटन ब्लॉक स्तरीय मितानिनों ने एक दिवसीय आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में मितानिन बहनें उपस्थित रहीं। राज्य सरकार के विरोध में मितानिनों का प्रदर्शन लगातार जारी है और रैली, ज्ञापन व आंदोलन के माध्यम से मितानिन ने राज्य सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का कार्य कर रही है। लेकिन इनका कहना है कि राज्य की भूपेश सरकार लबरा सरकार है। 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी घोषणा पत्र में किए गए वादे को अब तक सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया। मितानिनों ने अब राज्य सरकार से मांग की है कि मितानिनों को 5,000 रुपए मानदेय देने का चुनावी वादा सरकार तत्काल पूरा करे व 2.5 वर्ष का बकाया एरियर्स व मितानिनों को विधिवत नियुक्ति पत्र प्रदान करे। अपनी बात मीडिया के समक्ष रखते हुए ब्लॉक अध्यक्ष सारिका प्रजापति व गीता वर्मा ने बताया कि भूपेश सरकार ने मितानिनों के साथ वादा खिलाफी की है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के मितानिन आज यहाँ पर इकट्ठा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह निवास पाटन में हम उनका जो घोषणा पत्र था, कांग्रेस सरकार ने कहा था अगर हम सत्ता में आते हैं तो सत्ता में आने के बाद मितानिनों को प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त 5,000 रुपये प्रति माह देंगे। लेकिन सरकार को शासन में बैठे शासन में आए उनको 2.5 साल लगभग हो गया है। 2.5 साल में अब तक हम मितानिनों को न पूछा न मुड़ के देखा है। बस यही मांगों को लेकर हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सरकार से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि हमारा जो विगत 2.5 साल का घोषणा पत्र के अनुसार जो 5,000 देने का वादा किया था वो, और केंद्र सरकार ने जो कहा था कि मितानिन आशा दीदी लोग कोरोना में मितानिन सहयोग करेंगे, कोरोना काल में प्रत्येक घर से टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित करके लाएंगे, उनको हम 1,000 रुपये देंगे। केंद्र सरकार ने तो पैसा दे दिया है राज्य सरकार को, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक मितानिनों का जो 1,000 रुपया था केंद्र का पैसा वो अभी तक मिला नहीं है। निस्वार्थ भाव से हम सेवा करत हन, तो हम चाहत हन कि सरकार हमरो मन के मांग ला पूरा कराए, हमरो मन के बात ला सुनाए, हम ला समझाए। जैसे हर काम है आथे तो हमरे मन के ऊपर लाथे, मितानिन ही करही तो मितानिन करही, यही वाले मैटर है आथे तो वही हम मन सरकार से मांग रखत हन कि जो मांग अपन रखे है, जो 5,000 प्रोत्साहन राशि के अंतरित दूँ करके वो मांग ला हम ला देवे। एक हमार मन के और दूसरा और निवेदन भी करना चाहत हूँ मैं कि हमार मन के जैसे हम 13 साल निस्वार्थ था हमन सेवा दे दें शासन ला, ओकर बाद अगर हमार मितानिन बहनी ला कोरोना काल में हो या कुछ में हो, अगर वो मितानिन हक के मृत्यु हुआ थे तो ओकर घर परिवार ला ही महत्व मिलना चाहिए, ओकर घर के आदमी ला ही लेना चाहिए मितानिन के कार्य में। मितानिनों ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन कर सरकार से अपनी बात मनवाई जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। शिक्षक कला व साहित्य अकादमी दुर्ग के द्वारा शपथ ग्रहण एवं दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी रिवेंद्र यादव और दुर्ग जिला मीडिया प्रभारी KS चौहान मौजूद रहे। शिक्षक कला व साहित्य अकादमी दुर्ग जिला के तत्वाधान में नव नियुक्त महिला प्रकोष्ठ का शपथ ग्रहण व दीपावली मिलन समारोह का आयोजन परमेश्वरी विद्यालय नगर दुर्ग में संयोजक डॉक्टर शिव नारायण देवांगन आस के संयोजक में टेक के संयोजन में किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शालिनी रिवेंद्र यादव, अध्यक्ष जिला पंचायत KS चौहान। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को सम्मान किया गया। मंच के माध्यम से कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शिव नारायण देवांगन और भाजपा जिला मीडिया प्रभारी KS चौहान ने अपनी बात रखी।
हम जीवन जो जी रहे हैं वो इसलिए जीते हैं कि हम प्राकृतिक से सांस्कृतिक हो जाएं। और सांस्कृतिक होने के लिए ये तीनों चीजों की आवश्यकता होती है, शिक्षा, कला और साहित्य, जो कि एक नारी के हाथों, जो कि अभी महिला दिन का विकास हो रहा है आपका, तो एक नारी के हाथों ये विकास हो, और ये नारी जो एक घर को संभाल सकती है, वो समाज को भी संभाल सकती है, वो दूसरे कार्य भी कर सकती है। फिलहाल शिक्षा कला के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में अनेकों कार्यक्रम किए जाते हैं। यह कार्यक्रम भी उसी कड़ी का हिस्सा है। दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई सेक्टर 6 अंडरब्रिज के पास पेड़ पर सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर भिलाई नगर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं आत्महत्या के कारण का अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। भिलाई नगर थाना प्रभारी ML शुक्ला ने बताया कि आज सुबह 9 बजे के करीब सूचना प्राप्त हुई थी। एक अधेड़ व्यक्ति सेक्टर 6 अंडरब्रिज के पास जंगल में पेड़ के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई के बाद शिनाख्त का प्रयास किया गया। स्मृति नगर चौकी में 2 दिन पूर्व गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के कारण मृतक की पहचान प्रवीण राय 47 वर्ष निवासी अवध बिहारी कॉलोनी मकान नंबर 17 पुष्पक नगर के रूप में हुई। मृतक द्वारा आत्महत्या किए जाने का कारण ज्ञात नहीं हो सका है। मृतक की पत्नी नमिता राय द्वारा दर्ज कराई गई गुमशुदगी की रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया था कि मृतक पैसे से निजी सिविल कॉन्ट्रैक्टर है। 17 नवंबर को सुबह 8:30 बजे के करीब अपनी बाइक से काम पर जाने के लिए निकला था, जो आज तक नहीं लौटा। लगातार पतासाजी की गई थी, परंतु जानकारी मिलने के अभाव में स्मृति नगर चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। धान खरीदी शुरू होने से ठीक एक दिन पहले खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने गरियाबंद के स्थित चिचिया में नवीन धान खरीदी केंद्रों व नवीन खाद्य भंडारों का उद्घाटन किया। मंत्री ने दावा किया कि इस बार पहले से और बेहतर खरीदी व्यवस्था की गई है। मंत्री ने पूर्व सीएम रमन सिंह के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया है जिसमें केंद्रीय योजनाओं के संचालन में राज्य सरकार को असमर्थ बताया गया था। इस आरोप का जवाब खाद्य मंत्री ने देते हुए केंद्र पर राज्य सरकार के साथ भारी पक्षपात करने का आरोप मंत्री भगत ने लगाया है। माननीय रमन सिंह जी 15 साल तक मुख्यमंत्री थे, बहुत सीनियर नेता है, उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके संज्ञान में कुछ बात लाना चाहते हैं। केवल मुंह देखी बात नहीं करनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जब स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से का जो राशि है उसको रिलीज नहीं करेगा, वहाँ उसको रोक के रख देगा और सेंट्रल परिवर्तित योजना जो है उसमें राशि लगाने के लिए बोलेगा, तो आप ये तो ठीक है, उसी प्रकार हो गया कि किसी का मुंह को बांध दो, इसका बोलो हंस के दिखाओ। तो ये दो तरह की बात एक साथ नहीं हो सकती। सेंट्रल छत्तीसगढ़ के साथ जितना पक्षपात कर रही है माननीय रमन सिंह जी का, एक भी हम ना बयान सुनते हैं ना पत्र लिखे हैं, वो कभी प्रेस के माध्यम से पढ़ने को मिलता है। छत्तीसगढ़ को जितना बारदाना मिलना चाहिए सेंट्रल से नहीं मिल रहा है। इनकी तरफ से एक भी बयान नहीं आता है कि छत्तीसगढ़ को बारदाना दिया जाए। अभी तक जितने केंद्र में सरकार बनी उसना और अरवा दोनों प्रकार की चावल लेती थी FCI में। ये फर्स्ट बार जो है मोदी जी की सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि सेंट्रल में हम उसना चावल नहीं लेंगे। इतने उसना मिल बने हैं, हाइब्रिड किस्म के बीज उगाते हैं जिससे उसना चावल बनता है, अरवा में टूट होता है, वो सबके लिए तो मुसीबत हो गया। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
सेलिब्रेशन सफारी। बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। कोरोना काल में समर्पण भाव से कार्य करने वाले बेमेतरा जिला के मितानिनों का सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह में संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे मौजूद रहे। नवागढ़ विधानसभा के नांद घाट में मितानिन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के संसदीय सचिव व नवागढ़ विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे शामिल हुए, जहां उन्होंने 70 से ज्यादा मितानिनों का सम्मान किया। मितानिनों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मितानिन गांव-गांव में और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर सरकार की स्वास्थ्य संबंधी और अन्य योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करती हैं। कोरोना महामारी के समय में भी मितानिन ने सराहनीय कार्य किए हैं। आगे सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने नांद घाट में किए गए उपलब्धियों को गिनाया और बताया कि कांग्रेस सरकार आने के बाद से लगातार नवागढ़ विधानसभा और नांद घाट क्षेत्र लगातार विकास कर रहा है। बीते दिनों माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा बेमेतरा प्रवास के दौरान नांद घाट में ट्रामा सेंटर और कॉलेज जैसी बड़ी सौगात दिया है। साथ ही इससे पहले नांद घाट को उप तहसील से पूर्ण तहसील भी बनाया गया। क्षेत्र में विकास को लेकर कहीं कोई बाधा नहीं आएगी और लगातार हम विकास करते रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन आरिफ बाठिया के द्वारा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बालोद जिले के पीपरछेड़ी धान खरीदी केंद्र में टोकन लेने के लिए भगदड़ मच गई, जिसमें 17 महिला और कई बुजुर्ग घायल हो गए। घटना में संबंधित सोसाइटी प्रबंधक की लापरवाही बताई जा रही है। बालोद जिले के पीपरछेड़ी धान खरीदी केंद्र में सोमवार को टोकन लेने पहुंचे लोगों के बीच भगदड़ हो गई, जिसमें 17 महिलाओं के घायल होने की बात सामने आई। वहीं कुछ बुजुर्ग भी इस भगदड़ में घायल हो गए थे। घटना में संबंधित सोसाइटी प्रबंधक की लापरवाही बताई जा रही है, जिसने एक ही दिन 4 गांव के ग्रामीणों को एक साथ बुलाया था। मामले की जानकारी मिलते ही कलेक्टर सहित अन्य अफसर मौके पर पहुंचे, जिसके बाद देर शाम तक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्यालय कार्यपालन अधिकारी ने सोसाइटी प्रबंधक को निलंबित कर दिया। इधर बालोद कलेक्टर जन्मजय महोबे ने देर रात तक धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर सभी जिलाधिकारियों की बैठक ली। सभी धान खरीदी केंद्र में हमारे यहाँ सुव्यवस्थित किए जाने हेतु ड्यूटी पहले से लगी हुई है। लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और जिस धान खरीदी की आप केंद्र की बात कर रहे हैं पीपरछेड़ी, वहाँ पर समिति प्रबंधक ने ये त्रुटि की थी कि उसने 4 गांव के लोगों को एक साथ बुला लिया था, जबकि निर्देश ये थे, ट्रेनिंग में भी बताया गया था कि एक समय में टोकन के लिए एक व्यक्ति को बुलाना है। उसके अलावा जो आपने वीडियो देखा होगा उसमें महिलाएं दिख रही हैं, तो किस वजह से महिलाओं को बुलाया गया ये मुझे समझ से परे था। उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। और दूसरी बात है, हम ये चिन्हांकित भी कर रहे हैं, जांच के लिए निर्देश दिए हैं एसडीएम को कि यदि मान लो इसमें किसान लोगों को किसी तरह को कोई तकलीफ़ ना आए और तकलीफ़ आई है तो उसके कारण क्या थे और जितने लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे वो इतनी भीड़ होने की वजह क्या थी, और भविष्य हेतु जो जितने भी हमारे धान खरीदी केंद्र हैं वहाँ पे हमने जो नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, इसके अलावा मजिस्ट्रियल ड्यूटी भी लगाई है। जितने भी नायब तहसीलदार, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर्स हैं उनको 5-6 केंद्र डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक्सक्लूसिवली वो इसी काम को अभी देखेंगे ताकि सुव्यवस्थित रूप से है। बोरे सब जगह पहुंच गए हैं। नवीन केंद्र अभी कल जो स्वीकृत होकर आया उसमें भी आज बोरे पहुंच जाएंगे और आवश्यक व्यवस्था पूरी तरीके से की जा रही है ताकि किसी तरह कृषकों को परेशानी ना हो। पीपरछेड़ी में जो घटना हुई है वो घटना में जो घायल थे उनका पूरा इलाज किया गया है और किसी तरह को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। एक महिला को जो चोट आई थी उसका भी पूरा डॉक्टर देख रेख कर रहे हैं और किसी तरह की कोई गंभीर स्थिति नहीं है। अभी वहाँ शांति है। और जो गांव के जो टोकन थे, लोगों ने वहाँ जाकर टोकन के लिए अपनी पर्ची छोड़ी थी, उनके घर पहुँचाकर टोकन दिया जा रहा है। यदि कृषक वहाँ आते हैं तो वहाँ पर भी उनको दिया जाएगा। वहीं पीपरछेड़ी धान खरीदी केंद्र में घटना के दिन जो भी किसानों को टोकन दिया जाना था उन सभी किसानों के घर तक टोकन पहुंचाया जाएगा। घटना के बाद एक तरफ जहां प्रशासनिक अफसर चौकन्ने हो गए हैं,
तो वहीं कलेक्टर ने घटना का कारण जानने के लिए एसडीएम को जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच के निर्देश दिए हैं। तो वहीं घटना में घायल हुए सभी लोगों के उचित इलाज के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश भी कलेक्टर ने दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू की जा रही है, जिसे लेकर प्रशासन ने धान खरीदी के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। राजनांदगांव जिले में 1 दिसंबर से शुरू हो रही धान खरीदी के लिए प्रशासन ने पहले ही अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। राजनांदगांव जिला कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 146 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 80 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य मिला है। पहले ही दिन से किसान अपने बारदाने से धान बेच सकते हैं। राजनांदगांव जिला महाराष्ट्र से लगा होने के कारण अन्य प्रांतों से आने वाले धान को रोकने के लिए जिले के विभिन्न जगहों में 6 चेक पोस्ट बनाए गए हैं और अभी तक 11 मामलों में 50 क्विंटल धान को जब्त किया गया है। जिले में 146 धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदा जाना है और लगभग इस बार 80 लाख क्विंटल धान आने की उम्मीद हम लोगों ने की है और इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई है। और हमारा उद्देश्य है कि किसान को धान खरीदी केंद्र में किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। प्रथम दिवस से किसान बारदाना सरकार ने अलाउ किया है। हम उसके लिए किसानों को अनुरोध कर रहे हैं कि वे अपने बारदाने में लाएं। बारदाने की थोड़ी समस्या है, लेकिन किसान बारदाना मिलाने के बाद कोई समस्या नहीं रहेगी। सभी सोसाइटीज़ में इसकी तैयारी हो गई। कल इसके बारे में बैठक भी ली गई थी। सभी जगह नोडल अधिकारी, निगरानी समिति के लोग, और हम ऐसा आशा रखते हैं कि बिना किसी बाधा के और सुव्यवस्थित ढंग से धान खरीदी होगी। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी इस जिले में धान बेचने में नहीं होगी। यदि रकबे में कहीं पर कोई त्रुटि की बात आ रही है, कई किसान लगातार आ रहे हैं, तो उनको भी आश्वस्त किया गया है कि यदि रकबे में कोई त्रुटि आती है तो उसका भी निदान कर लिया जाएगा। जो भी पात्र किसान हैं उनके धान की बिक्री सुनिश्चित की जाएगी। राजनांदगांव जिले के सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। बीते वर्ष जिले में 149 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से किसानों का धान खरीदा गया था। वहीं इस वर्ष 9 नए धान खरीदी केंद्रों की अनुमति मिलने के बाद 148 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान की खरीदी की जाएगी। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने कहा कि जिले में सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से धान खरीदी सुनिश्चित की गई है। धान खरीदी के लिए किसानों को 1 सप्ताह का मैनुअल टोकन जारी किया गया है, जिसके माध्यम से किसान अपना धान बेच सकते हैं। जिला सहकारी केंद्र में एक अधीनस्थ राजनांदगांव जिले में कुल 139 खरीदी केंद्रों के माध्यम से गत वर्ष खरीदी की गई थी। इस वर्ष 9 नवीन केंद्र घोषित हुए हैं शासन की ओर से, और इस प्रकार कुल जो है 148 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से खरीदी सुनिश्चित की जाएगी। और जो नवीन केंद्र हैं उनका एक की स्वीकृति कल ही मिली है और उनके माध्यम से भी धान खरीदी कल से प्रारंभ की जाएगी। धान खरीदी के लिए जो है सभी समितियों द्वारा एक सप्ताह का टोकन जारी किए गए हैं पहले, और चूँकि कल प्रारंभिक कल 1 दिसंबर से खरीदी सुनिश्चित है, अतः पहले इसे मैनुअल टोकन जारी किए गए हैं सभी उपार्जन केंद्र के माध्यम से, और आज इसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तो गत वर्ष में जो व्यावहारिक दिक्कतें किसी केंद्र विशेष में आई थी उसको दूर करते हुए इस बार कलेक्टर राजनांदगांव के निर्देशानुसार उसको और अधिक सुविधाजनक बनाया गया है। कितने किसानों ने पंजीयन कराया लक्ष्य? राजनांदगांव जिले के लिए 80 लाख कुंटल खरीदी करने का लक्ष्य है, और कृषि विभाग के माध्यम से जो पंजीकृत किसान हैं वो 2,12,572 किसानों का पंजीयन हुआ है, और जो कि राज्य में सर्वाधिक पंजीयन है। जब बारदाने धान खरीदी नीति के अनुसार से और शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के तहत बारदानों की व्यवस्था केंद्रवार इसकी समीक्षा जिला लेवल पर अधिकारियों के मध्य इसका रणनीति बनाई गई है। और राजनांदगांव जिले में अभी जो खरीदी केंद्र में जितनी आवश्यकता है उसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। नए एवं पुराने बारदाने तथा HBT बारदाने और किसान के बारदाने में धान खरीदी का कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है।
इस वर्ष धान बेचने के लिए राजनांदगांव जिले के 2,12,572 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। वहीं जिले में 80 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य मिला हुआ। जिला प्रशासन ने धान खरीदी के लिए कांटा बाट सहित अन्य संसाधनों की समुचित व्यवस्था की है। वहीं धान खरीदी के दौरान बारदाना संकट को दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। मारपीट और छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार युवक के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने पुलिस थाने का घेराव किया और आरोपी को छोड़ने की मांग की गई। राजनांदगांव शहर के शिवनाथ कॉलोनी में रहने वाले आम आदमी पार्टी के संरक्षक सुरेंद्र पाल सिंह गिल के घर एक युवती लगभग 2 माह से खाना बनाने का काम कर रही थी। बीते 22 नवंबर को युवती ने कोतवाली थाने पहुंचकर सुरेंद्र पाल सिंह गिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया कि आरोपी ने उसके घर घुसकर उसके साथ मारपीट और छेड़छाड़ करते हुए अभद्र व्यवहार किया है। जिस संडे को रात में उसने मेरे घर आया, मैंने उनके घर में काम करती थी, उसने मेरे साथ छेड़ाखानी करा, मेरे को 2 झापड़ मारा भी उसने और मेरे को, मैं लेटी हुई थी, मेरे को बिस्तर से उठा के मेरे साथ बहुत कद्र व्यवहार किया उसने। कौन है ये? सुरेंद्र सिंह गिल। उनके यहाँ मैं खाना बनाने जाती थी जी। वो शिवनाथ कॉलोनी में रहते, मैं कंचनबाग अटालावास में रहती हूँ। कितने साल से आप काम कर रही हैं? मेरे को 2 महीना हुआ सर वहाँ काम करते हुए। इसके पहले किसी तरह की कोई घटना हो? इसके पहले किसी तरह का कोई घटना नहीं हुआ है। परिवार में उनके कौन कौन है? उनके परिवार में उनका लड़का है, उनकी लड़की है, उनकी सास है और वो है। पीड़िता के द्वारा थाने में मामले की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश की और विवेचना के दौरान मामला सही पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र पाल सिंह गिल की गिरफ्तारी की। इस मामले में कोतवाली थाने के टीआई अलेक्जेंडर कीरो ने कहा कि विवेचना के दौरान अपराध घटित होना पाया गया है, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। जी सर, बताएं क्या मामला? दिनांक 22/11/2021 को एक पीड़िता थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके घर में आरोपी सुरेंद्र सिंह गिल, ये शिवनाथ कॉलोनी का रहने वाला था, वो आके उनके घर में छेड़छाड़ किया। इस पर थाना में धारा 354, 456 बाधा हुई अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान जब अपराध घटित होना पाए जाने पर प्रथम दृष्टया में आरोपी को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर पेश किया गया। इधर आरोपी की गिरफ्तारी से नाराज आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कोतवाली थाने का घेराव करने पहुंच गए। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष कुशाल सिंह राजपूत ने कहा कि आम आदमी पार्टी के हमारे संरक्षक सुरेंद्र पाल सिंह गिल की फर्जी धाराओं में गिरफ्तारी की गई है और एक तरफा कार्रवाई कर उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसका वे विरोध करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमारी एफआईआर नहीं लिखी है। हम लोग, हमारे संरक्षक सुरेंद्र पाल सिंह जी की गिरफ्तारी की गई है। फर्जी धाराओं में इन्होंने गिरफ्तारी की है, एक तरफा कार्रवाई की है, जबकि हमारे द्वारा एफआईआर करवाया गया है, लेकिन इन्होंने अभी तक एफआईआर रजिस्टर नहीं किया गया, जिसके कारण हमारे संरक्षक सुरेंद्र पाल सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जेल भेज दिया गया है, जिसके विरुद्ध में हम लोग आए हैं कि तत्काल कार्रवाई करिए, नहीं करेंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे। किस तरह के आंदोलन करेंगे? हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और यहाँ से जो भ्रष्ट सिस्टम है पुलिस प्रशासन का, उसके लिए सख्त कार्रवाई के लिए डीजीपी सर और माननीय मुख्यमंत्री को आवेदन लिखेंगे। कितने दिनों में कार्रवाई करोगे? अगर तत्काल कार्रवाई नहीं तो अभी तुरंत धरने में बैठेंगे। आम आदमी पार्टी के संरक्षक के द्वारा युवती के घर घुसकर मारपीट और छेड़छाड़ किए जाने, इस मामले में पुलिस की कार्रवाई में आम आदमी पार्टी को निष्पक्ष जांच की मांग की जानी चाहिए थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पुलिस पर ही गलत कार्रवाई का आरोप लगाकर आरोपी को छोड़ने दबाव बनाते हुए कोतवाली थाने का घेराव कर दिया और इस मामले को लेकर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव स्थित पारली नाला क्षेत्र में एक ट्रेलर की ठोकर से साइकिल सवार हेडमास्टर की मौत हो गई। इस हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने मौके पर चक्का जाम कर दिया। राजनांदगांव शहर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर पारली नाला क्षेत्र में सड़क पार कर रहे चाचा और भतीजे को अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रेलर ने अपनी चपेट में ले लिया। साइकिल सवार 50 वर्षीय हेडमास्टर भावदास राम टेके की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 24 वर्षीय उनके भतीजे संजय राम टेके इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के बाद गंभीर घायल संजय को पेंट्री मेडिकल कॉलेज में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रायपुर रेफर कर दिया गया।
हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिए। सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम को ग्रामीणों को चक्का जाम समाप्त करने घंटों समझाना पड़ा। ग्रामीण तत्काल डिवाइडर तोड़ने की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों के नहीं मानने पर तत्काल डिवाइडर तोड़ने की कार्रवाई की गई, जिसके बाद ग्रामीण सड़क से उठे। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर चक्का जाम की वजह से दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। वहीं इस मामले को लेकर राजनांदगांव की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मिश्राम ने कहा कि हादसे के बाद पारली नाला गांव के लोगों ने मौके पर चक्का जाम कर दिया था। डिवाइडर तोड़ने की कार्रवाई करने पर चक्का जाम ग्रामीणों ने समाप्त किया। आज प्रातः जो है एक जो है साइकिल सवार भावदास रामटेके जो कि 50 वर्ष के हैं, अपने भतीजा के साथ में जो कि 24 वर्ष के हैं संजय रामटेके, उनके साथ में पार्री नाला के पास में वो क्रॉस कर रहे थे। उसी दौरान एक ट्रेलर उनसे टकरा गई, जिससे कि भावदास जो कि 50 वर्ष के हैं उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। और संजय रामटेके को तत्काल जो है 112 को कॉल करने पर पिंडरी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां से उनको रिफ़र कर दिया गया है। अभी उनकी स्थिति गंभीर है और इसी पर से जो है वहाँ पारी नाला गांव के लोगों ने मौके पर जो है चक्का जाम कर दिया था, जिस पर तत्काल जो है प्रशासन, पुलिस और प्रशासन वहाँ पर पहुँची और उनसे बात की और डिवाइडर को बीच कर तोड़ने की उनकी मांग की गई थी, जिसको अभी तत्काल में कर दिया गया है। पारली नाला क्षेत्र के इस नेशनल हाईवे पर सड़क पार करते हुए अब तक कई हादसे हुए हैं। वहीं एक वर्ष में ही लगभग 6 लोगों की मौत इसी जगह पर हुई है, जिसे देखते हुए ग्रामीणों में आक्रोश की स्थिति है और यहां पर चौक व सर्विस रोड निर्माण को लेकर ग्रामीण आंदोलन करते आए हैं। बहरहाल प्रशासन के द्वारा डिवाइडर तोड़ा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां हादसे का खतरा बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।